हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कुशिंग्स सिंड्रोम के बारे में और कुशिंग्स डिजीज के बारे में, हमने कुशिंग्स सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज के अंदर कारण क्या होते हैं, क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, इसके अलावा हमने क्या सिम्टम्स इस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द कुशिंग्स सिंड्रोम एंड कुशिंग्स डिजीज। मींस जो कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम था, डिजीज एंड सिंड्रोम में डिफरेंस उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। कुशिंग्स डिजीज जिसमें कि इटियोलॉजी या फिर डिजीज पोर्शन जो था वह एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर था, और कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कि एक्सोजिनस यूज ऑफ स्टेरॉइड या एड्रिनल कॉर्टेक्स में एडिनोमा की वजह से ये डिजीज कंडीशन हो रही थी। अब आज हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट पोर्शन के बारे में। बीमारी ये थी, डिजीज कंडीशन ये थी कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन हो रहा था। यहां हम मैनेजमेंट में बात करें तो हमारे पास दो तरह के मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला तो होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मींस हम कुछ ड्रग्स थेरेपी के द्वारा, ड्रग्स थेरेपी के माध्यम से भी उस कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करवा सकते हैं, और इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शन भी हमारे पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं पहले मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि ड्रग्स थेरेपी में हम क्या देने वाले हैं। तो ड्रग्स थेरेपी में हम कुछ मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली होती है मीटोटेन ड्रग, पहली मेडिसिन होने वाली है मीटोटेन ड्रग। दूसरी होती है मेटायरापॉन ड्रग, सेकंड इज द मेटायरापॉन ड्रग, एंड थर्ड इज द कीटोकोनाजोल। थर्ड इज द कीटोकोनाजोल। यहां तीन मेडिकेशंस के नाम हमने लिखे हैं। द फर्स्ट इज मीटोटेन ड्रग, द सेकंड इज मेटायरापॉन ड्रग एंड थर्ड इज कीटोकोनाजोल। जनरली ये तीनों मेडिकेशंस जो हैं यह हमारे सर्कुलेशन के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल को इनहिबिट करती हैं, कॉर्टिसोल को इनहिबिट करके उसके फंक्शन को भी कम करवाती हैं, और साथ ही साथ उनके वैल्यू, उनकी मात्रा जो है क्वांटिटी इन द सर्कुलेशन को भी डिक्रीज करवाती हैं। तो ये तीन ड्रग के नाम याद रखें। मेडिकल मैनेजमेंट में कुशिंग्स डिजीज या सिंड्रोम होने के केस में हम इन तीन मेडिकेशंस के द्वारा उस कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारे पास दूसरा मैनेजमेंट ऑप्शन होता है, दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। अब यहां सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या किया जाए, तो ऑपरेटिव प्रोसीजर में यह समझना होगा कि डिजीज कंडीशन कहां थी। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी कुशिंग्स डिजीज और कुशिंग्स सिंड्रोम दोनों में डिजीज अफेक्टेड ऑर्गन्स डिफरेंट हैं। जहां कुशिंग्स डिजीज में एंटीरियर पिट्यूटरी डिजीज अफेक्टेड है, वहीं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स अफेक्टेड है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन हम या तो हमें हाइपोफाइसेक्टमी करना पड़ सकता है, पहला सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, या तो हम हाइपोफाइसेक्टमी प्रोसीजर करें या फिर हमें एड्रिनेलेक्टमी करना पड़ सकता है। अब इन दोनों का रीजन समझें। हाइपोफाइसेक्टमी क्यों करना पड़ेगा, पिट्यूटरी को कट करके क्यों रिमूव करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर डिजीज कंडीशन एंटीरियर पिट्यूटरी में है, एडिनोमा इन द पिट्यूटरी है, और वो अगर एक्सेसिव एसीटीएच बनाकर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहां हम उसमें हाइपोफाइसेक्टमी प्रोसीजर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुशिंग्स सिंड्रोम है और एडिनोमा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बना हुआ है, तो उस केस में हम एड्रिनेलेक्टमी प्रोसीजर करवाने वाले हैं। क्लियर। अब एड्रिनेलेक्टमी प्रोसीजर जो है वो भी दो तरह का हो सकता है। इट मे बी यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। अब इसका मीनिंग समझें। एक होता है यूनिलेटरल एड्रिनेलेक्टमी और एक होता है बाइलेटरल एड्रिनेलेक्टमी। मीनिंग यह है, यूनिलेटरल मींस हमारे पास दो एड्रिनल ग्लैंड जो हैं उनमें से एक एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, दैट इज यूनिलेटरल एड्रिनेलेक्टमी, और दोनों एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, दैट इज बाइलेटरल एड्रिनेलेक्टमी। यहां हम समझते हैं कि यूनिलेटरल क्यों करना पड़ सकता है और बाइलेटरल क्यों करना पड़ सकता है। तो इसका मीनिंग यह है कि अगर एडिनोमा जो है एड्रिनल ग्लैंड में वो वन साइड में ही हुआ हो,
मीन्स एक किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल के अंदर ही अगर एडिनोमा हुआ हो तो हम यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टमी करेंगे, और अगर दोनों एड्रिनल के अंदर एडिनोमा क्रिएट हो गया है, दोनों के अंदर से एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, तो बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी हमें करना पड़ सकता है। क्लियर। अब बात करें कि अगर यूनिलेटरल या बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी कर दिया तो फिर आगे लाइफ टाइम उसे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहां से मिलेंगे, तो यहां याद रखना है कि बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी अगर कर दिया, अगर दोनों एड्रिनल को रिमूव कर दिया, तो उसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वह लाइफ टाइम लेनी होगी, उसे लाइफ टाइम एचआरटी रिसीव करना होगा। लाइफ टाइम एचआरटी क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एड्रिनल ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया गया है तो ऐसे केस में हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और उसे लाइफ टाइम तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रहना होगा। अब बात करें यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टमी के बाद क्या करें कि एक एड्रिनल तो है, एक को रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसे केस में हमें एचआरटी देना नेसेसरी होता है, लेकिन केवल इनिशियल फेज में। मींस ऑपरेट करके जब एक एड्रिनल को रिमूव कर दिया है तो दूसरे वाले पे सडनली लोड ना हो, सडनली उसके ऊपर प्रेशर ना आए, उसके लिए हम कुछ रिप्लेसमेंट जरूर देते हैं, लेकिन ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी केवल कितने टाइम के लिए नेसेसरी होती है, केवल 2 इयर्स के लिए आप 2 इयर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे और उसके बाद में उसे धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हुए बंद करने वाले। अब टेपर ऑफ का मीनिंग भी समझें। यहां पर मान लिया जाए कि यूनिलेटरल एड्रिनेक्टमी किया, एक एड्रिनल को कट करके रिमूव कर दिया, एक को रिमूव करने के बाद मान लेते हैं कि हमने 10 mg स्टेरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के तौर पर चलाया। अब 10 mg चलाया, फिर उस लगातार उस 10 mg को हम 2 इयर्स तक कंटिन्यू करने वाले हैं कि 2 साल तक उसे रोजाना डेली बेसिस पर ये मेडिकेशंस लेनी होंगी। 2 साल बाद हमें धीरे धीरे उसे बंद करना है। तो यहां हम टेपर ऑफ का मीनिंग ये होता है कि सडनली डोजेस को स्टॉप ना करते हुए स्लाइटली डिक्रीजिंग मैनर में डोज को कन्वर्ट किया जाए। अगर 10 mg ले रहा था तो उसे कल से मींस अगले कुछ दिनों तक, हफ्ते 2 हफ्ते तक 8 mg दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स तक उसे 6 mg दिया जाए, फिर उसे 4 mg, 2 mg और उसके बाद उसे बंद किया जाए। इस प्रकार डोजेस को डिक्रीजिंग मैनर में लाते हुए धीरे धीरे बंद करना, उसे हम टेपरिंग ऑफ द डोजेस बोलते हैं। तो यहां यूनिलेटरल एड्रिनलेक्टमी के बाद 2 इयर्स थेरेपी लेने के बाद में करते हुए स्टेरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर बाइलेटरल किया है तो लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना होगा। तो ये हो गया हमारा कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के मैनेजमेंट के बारे में। पहला हमने मेडिकल मैनेजमेंट लिखा, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में 3 ड्रग्स थी, मिटोटेन ड्रग, मेटायरापॉन ड्रग एंड द कीटोकोनाजोल। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में मे बी हाइपोफाइसेक्टमी एंड मे बी एडेनलेक्टमी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डिजीज कंडीशन के बारे में। हमारी नेक्स्ट डिजीज कंडीशन का नाम है दैट इज द एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज, इसका मीनिंग समझें। जनरली हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की फंक्शनिंग पढ़ रहे थे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के डिसऑर्डर्स पढ़ना हमने शुरू किए थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमने 2 तरह के डिसऑर्डर्स होने का डिस्कशन किया कि या तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स या फिर हाइपो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। हमने हाइपर सिक्रीशन वाले डिसऑर्डर कुशिंग्स डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरी डिसऑर्डर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिसन्स डिजीज। और एडिसन्स डिजीज जो कंडीशन है इसके अंदर हमें हाइपो सिक्रीशन देखने को मिलेगा। मीन्स यहां हमने सेकंड डिसऑर्डर पढ़ना शुरू किया है और इसमें हमें हाइपो सिक्रीशन देखने को मिलता है। अब बात करें कि कुशिंग सिंड्रोम में हम पार्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का डिस्कशन कर रहे थे कि स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इंक्रीमेंट अगर देखने को मिले तो क्या होने वाला है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन एडिसन्स डिजीज जो होती है, एडिसन्स डिजीज का मतलब हाइपो सिक्रीशन ऑफ ओनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होता है। एडिसन्स डिजीज का मीनिंग होता है इफ देयर इज अ हाइपो सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मीन्स
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी हाइपोसिक्रेशन है और साथ ही साथ इस पेशेंट में मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी हाइपोसिक्रेशन है। इस कंबाइंड इफेक्ट वाली डिजीज को हम एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। मींस डेफिशिएंसी of both the important hormones, the glucocorticoid are also deficient and the mineralocorticoid, glucocorticoid मतलब कौन कौन से हार्मोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब कौन सा हार्मोन, दैट इज एल्डोस्टेरोन। बोथ हार्मोन्स में अगर एक साथ हाइपोसिक्रेशन देखने को मिले, दैट कंडीशन इज नोन एज एडिशंस डिजीज। इन सम इंडिविजुअल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन्स में आल्सो बी सीन। मीन्स एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो डेफिशिएंट हैं ही हैं, साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल के अंदर जिनमें कि एडिसन्स डिजीज है, उनमें एंड्रोजन्स के लेवल में भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स भी देखने को मिल सकता है। मीन्स ओवरऑल अगर वन लाइन में कहें तो Addison's disease is a condition of deficiency of all the hormones of the adrenal cortex। याद होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 3 लेयर्स के होने का डिस्कशन किया था। आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोना फैसिकुलेटा एंड इंटरनल जोना रेटिकुलरिस। तीनों से निकलने वाले हार्मोन, आउटर मोस्ट से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिडल से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इनर वाली लेयर से आपका एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। मींस ओवरऑल इफेक्ट ये है कि ऑल द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स बिकम्स डिक्रीज्ड एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एडिसन्स डिजीज। अब बात करते हैं कि एडिसन्स डिजीज होने का इटियोलॉजी क्या होगा, उसके पीछे क्या रीजंस रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो यहां एंडोक्राइन सिस्टम में इटियोलॉजी समझना बहुत सिंपल वे है कि हम जब भी हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स का डिस्कशन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एडिनोमा हो चुका है, हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो चुका है। और जब भी हम हाइपोसिक्रीशन का डिस्कशन करते हैं तो हाइपोसिक्रीशन में रीजन जो होने वाला है, पहला तो हो सकता है कि यहां पर ट्रॉमा रेस्पॉन्सिबल हो, या फिर हो सकता है कोई सप्रेसिंग ट्यूमर रहा हो, सप्रेसिंग ट्यूमर में भी रेस्पॉन्सिबल। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर। इसके अलावा एड्रिनलेक्टमी हो रखा हो तो यह भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। हाइपोफाइसेक्टमी भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो कि एडिसन्स डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। कैसे, एक एक करके वापस बोल रहा हूं। ट्रॉमा मीन्स इंजरी हो गई है। इंजरी कहां हुई है, या तो एड्रिनल ग्लैंड ही डैमेज हो गई है या फिर पिट्यूटरी डैमेज हो गई है। दोनों में से कहीं पर भी अगर ट्रॉमा हुआ है तो हाइपोसिक्रीशन होगा। एड्रिनल में ट्रॉमा है तो हाइपोसिक्रीशन क्यों है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब पिट्यूटरी में ट्रॉमा हाइपोसिक्रीशन कैसे करवाएगा कि अगर पिट्यूटरी में ट्रॉमा है तो एसीटीएच का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और एसीटीएच का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर एड्रिनल ग्लैंड होने के बावजूद भी वह हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सप्रेसिंग ट्यूमर या रेडिएशन एक्सपोजर, ये दोनों भी या तो एड्रिनल में है या फिर पिट्यूटरी में है। कहीं पर भी अगर ऐसा सप्रेसिंग ट्यूमर या रेडिएशन एक्सपोजर से टिश्यू डैमेज हुआ है तो यहां पर हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और अगला हमने लिखा था एड्रिनलेक्टमी। मीन्स मान लेते हैं कोई ट्यूमर रहा हो और ट्यूमर की वजह से एड्रिनल ग्लैंड को कट करके रिमूव कर दिया गया है, एड्रिनलेक्टमी प्रोसीजर किया गया है, तो यह भी हार्मोन में डेफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिसन्स डिजीज। टाइप्स ऑफ एडिसन्स डिजीज। अब यहां टाइप्स में डिवाइड किस आधार पर किया है, किस बेसिस पर हमने टाइप्स डिवाइड किए हैं, यह भी समझें। जैसे हमने हाइपर सिक्रीशन को 2 नाम दे दिए थे, एक तो कुशिंग सिंड्रोम और एक कुशिंग्स डिजीज।
मींस अफेक्टेड ऑर्गन्स के आधार पर हमने दो नाम डिवाइड कर दिए थे, वैसे ही हम एडिसन्स डिजीज को भी रेस्पॉन्सिबल अफेक्टेड ऑर्गन के आधार पर डिवाइड करने वाले हैं। और इस बेसिस पर आपके दो टाइप्स होने वाले हैं। पहला होता है प्राइमरी एडिसन्स डिजीज, दैट इज प्राइमरी एडिसन्स डिजीज, और दूसरा होता है दैट इज सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करें, हम स्टार्ट से जब डिजीजेस को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड करते आए हैं, हमेशा हम ये कहते हैं कि प्राइमरी का मीनिंग होता है कि जिस ग्लैंड के डिसऑर्डर्स डिस्कस हो रहे हैं, अगर डिजीज कंडीशन उसी ग्लैंड के अंदर है, उसी ऑर्गन के अंदर है, तो ये प्राइमरी कहलाएगा। और अगर डिजीज कंडीशन अदर ऑर्गन्स के अंदर है और उस वजह से अगर ये डिजीज हुई है, तो उसे हम सेकेंडरी डिजीज बोलने वाले हैं। अब यहां डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी एडिसन्स डिजीज से क्या मीनिंग है। अब पहले तो ये बताएं कि हम एडिसन्स डिजीज मतलब कौन सी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। इसका मतलब अगर डिजीज कंडीशन जो है, अगर यहां पर डिजीज कंडीशन, इफ द डिजीज occurs in the adrenal cortex, then it is called the primary Addison's disease। मीनिंग समझे कि मान लिया जाए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई सप्रेसिंग ट्यूमर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, या फिर एड्रिनल रिमूव कर दिया गया है। ऐसे केसेस में अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से अगर हार्मोन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसे हम प्राइमरी एडिसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि प्राइमरी एडिसन्स डिजीज में हार्मोन्स का लेवल कैसा होगा, तो यहां हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है, तो इस पेशेंट में मैं कहूं कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड एंड्रोजन्स का लेवल कैसा मिलेगा। तीन नामों का मीनिंग समझे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन्स, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। इन तीनों हार्मोन्स का लेवल कैसा होगा, तो आंसर होने वाला है कि सर अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है तो इन तीनों हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इन तीनों हार्मोन्स का लेवल कम है, तो फिर अगर हम ACTH लेवल की जांच करवाएं तो हमें ACTH लेवल कैसा मिलेगा इस प्राइमरी एडिसन्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। मींस ACTH का लेवल कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, तो यहां आपको सोचना होगा कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है तो फिर ब्लड में हार्मोन होंगे कि नहीं होंगे। ब्लड में हार्मोन सारे कम होंगे। अगर ब्लड में हार्मोन्स सारे कम होंगे तो फिर कौन सा फीडबैक जाएगा, इन द लैक ऑफ हार्मोन्स, इन द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल वर्क। यहां पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्शन करेगा और पॉजिटिव फीडबैक जब काम करेगा तो ACTH का लेवल हमें कैसा मिलने वाला है, हमें इंक्रीज्ड मिलने वाला है, बड़ा हुआ देखने को मिलने वाला है। क्लियर। तो ये था हमारा कि ACTH का लेवल तो इंक्रीज्ड मिलता है और ऑल द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स का लेवल कम मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज की तरफ। सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज हम तब बोलते हैं व्हेन द डिजीज अकर्स इन, व्हेन द डिजीज अकर्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में डिजीज हो गया है। यहां सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज वाले में एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम हुई है एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब अगर मैं कहूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी अगर डैमेज्ड हो गई है तो ऐसे केस में हार्मोन पर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सेकेंडरी डिजीज वाले में ACTH का लेवल कैसा मिलेगा। ACTH जो कि कहां से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या हो गया है, डिजीज कंडीशन हो गई है। तो इस पेशेंट में ACTH का लेवल कैसा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर इस पेशेंट में ACTH का लेवल कम होगा। यहां हम किसी फीडबैक मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। फीडबैक मैकेनिज्म
तब एक्शन में आता, तब काम करता जब एंटीरियर पिट्यूटरी सुरक्षित होती, सेफ होती और प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती। यहां तो जो फीडबैक रिसीव करता है वही डिजीज्ड है, उसी में प्रॉब्लमेटिक कंडीशन जनरेट हुई है। तो अगर डिजीज एंटीरियर पिट्यूटरी में हुई है, ACTH का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ये डिक्रीज्ड हो जाएगा। और अगर मैं कहूं इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन्स का लेवल कैसा होगा, तो तब भी आपका आंसर रहना चाहिए कि इन तीनों का लेवल भी कम मिलेगा। अब इन तीनों का लेवल भी कम क्यों मिला? क्योंकि अगर पिट्यूटरी से ACTH आया ही नहीं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे इन तीनों हार्मोन का लेवल जो है वह डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हमने सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज में लिखा कि ऑल द हार्मोन्स आर डेफिशिएंट एंड ACTH आल्सो डेफिशिएंट। तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी थी वो ये हैं कि प्राइमरी एडिसन्स डिजीज में ब्लड वैल्यूज या फिर हार्मोनल लेवल अलग मिलते हैं और सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज में हार्मोनल लेवल अलग मिलते हैं। प्राइमरी वाले में ये तीनों हार्मोन तो डिक्रीज्ड हैं लेकिन ACTH इंक्रीज्ड है, वहीं सेकेंडरी वाले में ACTH भी कम है और तीनों हार्मोन भी कम है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इसके अंदर भी तीनों हार्मोन कम थे और इस सेकेंडरी वाले के अंदर भी तीनों हार्मोन डेफिशिएंट देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ एडिसन्स डिजीज। द फर्स्ट इज प्राइमरी एडिसन्स, द प्राइमरी ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल, एंड सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज, द सेकेंडरी ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में कि इस पेशेंट में हमें क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स मिलेंगे अगर उसमें एडिसन्स डिजीज हुआ है। तो अब असेसमेंट फाइंडिंग अगर समझने हैं तो हमें हार्मोन के बेसिक फंक्शंस याद होने चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन डेफिशिएंट हुए हैं और अगर वो हार्मोन्स होते तो वो क्या फंक्शंस दिखाने वाले थे। तो यहां हम असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात, मिनरलोकॉर्टिकोइड भी कम है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड भी कम है और एंड्रोजन्स भी कम है। तो तीनों की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम दिखाई देने वाले हैं। यहां हम एक एक करके उनकी डेफिशिएंसी का सिम्टम पढ़ेंगे। मान लेते हैं सबसे पहला मिनरलोकॉर्टिकोइड, जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। अगर इस आउटर मोस्ट लेयर के हार्मोन में डेफिशिएंसी है, मिनरलोकॉर्टिकोइड में अगर डेफिशिएंसी है, तो क्या सिम्टम आएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम पिछली क्लासेस के अंदर हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन पर्सनली अलग से, जो केवल और केवल अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपोसिक्रीशन हो तो उस केस में दिखाई देने वाले सिम्टम पढ़ चुके हैं। वापस रिवाइज करते हैं। एल्डोस्टेरोन अगर होता तो क्या फंक्शन दिखाने वाला था? सिंपली याद करें, 4 बेसिक फंक्शन लिखे थे। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन दैट इज एसिड। ये 4 बेसिक फंक्शन थे। हार्मोन होता तो इन चारों फंक्शंस को परफॉर्म करता, लेकिन यहां पर हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो इन चारों फंक्शन में डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम आने वाले हैं। तो पहला सिम्टम तो हो गया दैट इज द हाइपोनेट्रीमिया। पहला सिम्टम क्या दिखाई दिया? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्या दिखाई दिया? दैट इज द हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या दिखेगा? तो टेंशन। इसके अलावा पोटेशियम का लेवल क्या होगा? तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, और एसिड का लेवल भी बढ़ जाएगा क्योंकि H+ आयन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे। इस H+ आयन मींस एसिड को और पोटेशियम को बॉडी से बाहर भेजने वाला था एल्डोस्टेरोन, लेकिन हमारे पास एल्डोस्टेरोन है ही नहीं तो उसे हम बॉडी से बाहर नहीं भेज पाएंगे। इस वजह से यहां पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने लिख दिए मिनरलोकॉर्टिकोइड की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम। आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो सिम्टम हमने लिखे ये किसकी कमी की वजह से थे? ये मिनरलोकॉर्टिकोइड्स
हार्मोन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या एडिसन्स डिजीज में केवल मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है, क्या उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है या नहीं है? तो बिल्कुल उनकी भी डेफिशिएंसी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर उस पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन याद होंगे। पहला तो ये मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब मेटाबॉलिज्म पे क्या अफेक्ट करता है? पहला, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है, मींस मसल के अंदर से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके निकलवाता। तो अगर हार्मोन है ही नहीं तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, मतलब मसल वैसी की वैसी बनी रहेंगी, जैसी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसी मस्कुलर स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी रहने वाली है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता और मसल वीकनेस होती, लेकिन यहां पर हार्मोन नहीं है और नहीं है तो मसल वैसी की वैसी रहेंगी। कोई डिजीज कंडीशन वाला सिम्टोमेटिक अपीयरेंस प्रोटीन के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं फैट के ऊपर। फैट के ऊपर क्या इंफ्लुएंस था? अगर हार्मोन आता तो पहले तो पूरी बॉडी से फैट का ब्रेकडाउन करवाता, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट करवाता, लेकिन यहां पर हमारे पास हार्मोन है ही नहीं तो होगा क्या? न तो ऑल द बॉडी पार्ट से वो टूटेगा और न ही सेंट्रल बॉडी पार्ट पर जमेगा, तो यहां पर भी कोई विशेष सिम्टोमेटिक अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हार्मोन होता तो फिर आसपास से तोड़कर सेंट्रल पार्ट में जमाता, यहां पर जैसा फैट जहां जहां पर पड़ा है वैसा ही रहेगा। हार्मोन नहीं है तो न तो टूट के सेंट्रल ब्लड में आएगा और न ही सेंट्रल बॉडी पार्ट पर जमा होने वाला है। तो फैट के ऊपर भी कोई सिम्टोमेटिक अपीयरेंस नहीं होगा। देन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होने वाला है? अगर हार्मोन होता तो वह शुगर लेवल को बढ़वाता, अगर हार्मोन में डेफिशिएंसी है तो हम शुगर लेवल में कमी के होने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम देखने को मिल सकता है। मींस कार्बोहाइड्रेट पर इन्फ्लुएंस जरूर हुआ, फैट पर और प्रोटीन पर कोई विशेष सिम्टोमेटिक अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। देन बात करते हैं, इसका दूसरा इफेक्ट था मेटाबॉलिज्म के बाद में बोन्स के ऊपर। बोन पर क्या एक्शन था कि यह ऑस्टियोक्लास्ट सेल को जाके स्टिमुलेट करता और वहां पर बोन का रिसॉर्प्शन करवाता, कैल्शियम को तोड़ के लाता। अगर हार्मोन होता तो जाकर बोन को तोड़ता, हार्मोन है ही नहीं तो बोन वैसी की वैसी रहेंगी, उनके ऊपर न तो कैल्शियम टूटने वाला है न ही बोन कमजोर होंगी, जैसी नेचुरली है वैसी की वैसी रहने वाली है। तो यहां पर बोन के ऊपर भी कोई सिम्टोमेटिक अपीयरेंस नहीं होगा। अगला आगे बढ़ते हैं किडनी के ऊपर फंक्शन के बारे में। किडनी में क्या होता? जितना भी सर्कुलेशन के अंदर कैल्शियम घूम रहा है, ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है, हार्मोन अगर होता तो उनको एक्सक्रीट आउट करवाता, कैल्शियम का एक्सक्रीशन को बढ़ाता, लेकिन हार्मोन नहीं है तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम का एक्सक्रीशन अगर नहीं हो पाया तो यहां पर इस पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलने वाला है। ध्यान दें, हाइपर कैल्सीमिया क्यों हुआ? सीधा आंसर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कैल्शियम को बाहर भेजना यूरिन के अंदर। क्लियर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता तो कैल्शियम यूरिन में जाता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है तो यूरिन में नहीं गया, यूरिन में नहीं गया तो ब्लड में बचा रह गया और हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलने वाला है। ये तो हो गया किडनी पर इफेक्ट। अगला फंक्शन था ब्रेन पर इफेक्ट। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता तो ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव बनाए रखने वाला था, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है तो पेशेंट जो है वो हमें लिथार्जिक दिखाई देगा और पेशेंट को बहुत थकान महसूस होने वाली है, तो लिथार्जी एंड फटीग देखने को मिल सकता है। क्यों लिथार्जी? मतलब थोड़ा सुस्त दिखाई देना, ब्रेन की अलर्टनेस और एक्टिवनेस थोड़ी कम रहना, इसलिए लिथार्जिक एंड फटीग वाले सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। देन पांचवा फंक्शन था कि यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह एक्शन कर सकता है। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही नहीं है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ही नहीं है, तो उनकी तरह एक्शन दिखाकर कोई सिम्टम दिखाई देने वाले नहीं है। क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही नहीं है तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम ही नहीं करेगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड वैसे भी कम है, उसकी वजह से दिखाई देने वाले सिम्टोमेटिक अपीयरेंस हमने लिख दिया है, तो ये सिम्टम तो आने वाले ही हैं। देन हमने कहा अगला फंक्शन ये था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वह कैटाकोलामाइंस के फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। यहां कैटाकोलामाइन का फंक्शन स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो जो नॉर्मली काम करते हैं वो नॉर्मली काम उनका कंटिन्यू रहेगा।
मीन्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने के बाद जो फंक्शन दिखाते हैं वो फंक्शन चलता रहेगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता तो उनके फंक्शन को बढ़ावा मिलता, इंक्रीज होने वाला था। हार्मोन नहीं है तो उनका फंक्शन रेगुलर चलता रहेगा, कोई बढ़ावा, कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से कोई सिम्टम भी दिखाई देने वाले नहीं है। देन बात करते हैं, अगला फंक्शन था कि यह इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट दिखाता है। हार्मोन होता तो इम्यूनिटी को कम करता, हार्मोन नहीं है तो इम्यूनिटी नॉर्मल रहेगी, और इम्यूनिटी का नॉर्मल रहना कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, कोई सिम्टोमेटिक अपीयरेंस नहीं होगा। ध्यान से समझ लें, सातवां फंक्शन था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, इम्यूनिटी को कम करने वाला इफेक्ट था। हार्मोन होता तो इम्यूनिटी को कम करता, हार्मोन नहीं है तो इम्यूनिटी नॉर्मल बनी हुई है, और नॉर्मली इम्यूनिटी का अपीयरेंस पेशेंट के अंदर दिखाई देने वाला है। अगला था कि अगर हार्मोन होता तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव दिखाता, मींस जहां पर भी कोई चोट लगती, सूजन आती तो उसे कम करने में हेल्पफुल था। यहां पर अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव क्या रूटीनली 24 घंटे 30 दिन महीने में रोजाना काम आता है? क्या रोजाना हमारी बॉडी के अंदर डेली बेसिस पर कोई इन्फ्लामेशन होता है? तो डेली बेसिस पर तो कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। इन्फ्लामेशन तो कोई इंजरी होने या कोई इन्फेक्शन होने के दौरान होता है, उस ड्यूरेशन में होता है। तो यहां पर डेली बेसिस पर कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा कि उसमें सूजन कम नहीं हो पाएगी। सूजन जनरली चोट लगने पर ही आती है, इंजरी होने पर ही आती है। जब इंजरी होगी तो हो सकता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव ना दिखाई दे। के अंदर कोई सिम्टोमेटिक अपीयरेंस एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव नहीं होने की वजह से दिखाई नहीं देने वाला है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, तो यहां यह प्रॉब्लम जरूर रह सकती है कि ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बॉडी डिस्टर्ब होने वाली है, वह मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस से प्रॉपर्ली डील नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। तो उन केस में यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी वाले 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम हमने लिखे। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये हो गए हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी वाले इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि एंड्रोजन में कमी होगी तो क्या होगा। अगर एंड्रोजन में डेफिशिएंसी होगी तो पहला होने वाला है मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज। मेंस्ट्रुअल, अब मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज क्यों? मेंस्ट्रुअल इरेगुलर इसलिए क्योंकि एंड्रोजन्स मींस सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हैं उनके लेवल में भी अगर डेफिशिएंसी देखने को मिले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन का भी डिस्टर्बेंस देखने को मिले तो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग की वजह से इंपोटेंस भी देखने को मिल सकता है। इंपोटेंस मींस इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो यहां मेल के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन के तौर पर इंपोटेंस होने के चांसेस हैं, और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के चांसेस रहने वाले हैं। क्लियर? ये दोनों सिम्टम जो हैं ये किस वजह से आ रहे हैं? ये दोनों सिम्टम जो हैं यह डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन्स की वजह से आ रहे हैं। तो यहां हमने असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर सारे जो सिम्टम लिखे उसको क्लियरली हमने मेंशन किया कि एडिसन्स डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं इस पेशेंट के अंदर ऑल द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स में डेफिशिएंसी है। मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन तीनों कम है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है तो ये 5 सिम्टम दिखाई देने वाले हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम है तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट सिम्टम दिखाई देने वाले हैं। और एंड्रोजन्स में डेफिशिएंसी है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड इंपोर्टेंस देखने को मिल सकता है। कुछ एडिशनल पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं सिम्टम में। एक पॉइंट तो ये समझें कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया है तो इस पेशेंट में रिस्क हमेशा ये बनी रहेगी कि इस पेशेंट के अंदर चांसेस ऑफ रीनल स्टोन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि रीनल स्टोन क्या है, मतलब पथरी होने की संभावना है।
किडनी स्टोन, रीनल स्टोन क्यों बन रहा है? क्योंकि इस पेशेंट के सर्कुलेशन में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है, और कैल्शियम का लेवल अगर बहुत ज्यादा होगा तो यह हो सकता है किडनी में डिपॉजिट हो जाए, और किडनी में अगर जाकर डिपॉजिट होने लग जाएगा तो वहां स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो यह भी पता रखना है कि एडिसन्स डिजीज वाले पेशेंट के अंदर रीनल स्टोन के भी चांसेस रहते हैं। रीनल स्टोन के लिए कोई हार्मोन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने स्टोन करवाया या एंड्रोजन ने करवाया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ने करवाया, ऐसा नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी से तो हाइपरकैल्सीमिया हुआ, और इस हाइपरकैल्सीमिया ने रीनल स्टोन के चांसेस को बढ़ाया है। तो यह भी एक एडिशनल सिम्टम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और सिम्टम हम पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम यह है कि इस पेशेंट के अंदर डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी देखने को मिलता है। डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी देखने को मिलता है। अब पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें दिखाई किस में देता है। इट अपीयर्स ओनली इन प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। अब ध्यान दें, अब तक पढ़े गए सिम्टम अगर समझ में आ गए हों तो इस सिम्टम को ध्यान से देखें। हमने लिखा है डार्क पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। मीनिंग ये होता है कि इस पेशेंट में स्किन का जो कलर है वो डार्क होने लगता है, थोड़ा काला होने लगता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। लेकिन हमने एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं कि ऐसा केवल किस में दिखता है? इट अपीयर्स ओनली इन द प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। अब पहले हम बात करेंगे कि डार्क पिगमेंटेशन क्यों हुआ, और फिर हम बात करेंगे कि ये केवल प्राइमरी वाले में क्यों है। इस पेशेंट में डार्क पिगमेंटेशन की वजह यह होती है कि जब भी बॉडी के अंदर ACTH का लेवल बढ़ता है, ध्यान दें, जब भी बॉडी के अंदर ACTH का लेवल बढ़ता है, ये ACTH जो होता है इट कैन एक्ट लाइक द MSH हार्मोन। ये आप एक इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आप डार्क पिगमेंटेशन का रीजन आसानी से समझ जाएंगे। हमने लिखा है कि जब भी एक पेशेंट के अंदर बॉडी में सर्कुलेशन में ACTH का लेवल इंक्रीज होता है तो ये ACTH किसकी तरह काम दिखाने लगता है? MSH की तरह। व्हाट इज द मीनिंग? MSH का मतलब होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमने शुरुआत में पिट्यूटरी के हार्मोन्स के अंदर पढ़ा था। तो MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बढ़ाकर डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां ACTH बढ़ा तो उसने MSH की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, और MSH की तरह अगर एक्ट करेगा तो ऐसे केस में डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन दिख सकता है। अब बात करते हैं, डार्क पिगमेंटेशन का रीजन तो क्लियर हो गया कि ACTH बढ़ेगा तो वो MSH की तरह काम करने लगेगा, जिस वजह से डार्क पिगमेंटेशन होगा। लेकिन हमने यहां टर्म्स एंड कंडीशंस ये लिखी है कि इट अपीयर्स ओनली इन द प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस प्राइमरी एडिसन्स डिजीज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया था। अब इन दोनों की तरफ देखें, और इसमें हमने बेसिक अंतर यह लिखा था कि इन दोनों पेशेंट के अंदर ACTH के लेवल में डिफरेंस होता है। तो यहां अगर मैं कहूं सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज वाले पेशेंट की बात, तो सेकेंडरी वाले में तो ACTH का लेवल कम होता है। ACTH का लेवल कम होगा तो वो MSH की तरह तो काम दिखाएगा नहीं, जिससे डार्क पिगमेंटेशन होगा नहीं। क्लियर? जबकि प्राइमरी एडिसन्स डिजीज वाले में ACTH का लेवल ज्यादा होता है, और अगर ये ज्यादा ACTH होगा तो MSH की तरह काम करेगा, इसलिए डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन दिखाई देता है। तो इसलिए हमने यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पर लिखा कि इस पेशेंट के अंदर ओनली प्राइमरी एडिसन्स वाले में डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अब एक और पॉइंट याद रख लें, ये डार्क पिगमेंटेशन सिम्टम जो है, क्या ये पिछली क्लास में जो पढ़ा हमने कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम, क्या उनमें भी हो सकता था? तो याद करें,
बिल्कुल होना चाहिए था। अगर हमने सिम्टम में वहां पर डिस्कस नहीं किया है तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं उस कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम वाले में, क्योंकि क्या कुशिंग्स डिजीज या सिंड्रोम दोनों में से किसी एक में वहां पर भी ACTH का लेवल बढ़ा हुआ था, तो बिल्कुल बढ़ा हुआ था। किसमें था? कुशिंग्स डिजीज में था। कुशिंग्स डिजीज जिसमें कि एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हुआ था और उसने एक्सेसिव ACTH का प्रोडक्शन किया था और एक्सेसिव ACTH की वजह से ओवरऑल हार्मोन में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो यहां पर आप इतना याद रखें कि कुशिंग्स डिजीज वाला जो पेशेंट होता है उसमें भी डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन दिखेगा और प्राइमरी एडिसन्स डिजीज वाला पेशेंट जो है उसके अंदर भी डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन दिखेगा। तो आप कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम वाले में ये सिम्टम ऐड कर सकते हैं कि डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन द पेशेंट ऑफ द कुशिंग्स डिजीज। और यहां याद रखना है डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ओनली इन द प्राइमरी एडिसन्स डिजीज। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज द ACTH लेवल। ये हो गया हमारा असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में। तो ये हमने सिम्टम्स पढ़े तीनों हार्मोन की डेफिशिएंसी वाले। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है? तो मैनेजमेंट ऑफ एडिसन्स डिजीज अगर हम समझें तो मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हुई है, हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, दैट इज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कब तक देना है? लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हार्मोन्स कोई सा भी नहीं बन रहा है तो आगे भी नहीं बनेगा, तो हमें लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ेगा। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर किसको इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट को डेली बेसिस पर चलाने वाले हैं। क्लियर? तो प्रेडनिसोलोन चलाते हैं, एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन है, मींस जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनका एग्जांपल है दैट इज प्रेडनिसोलोन, जिसे कि आप मार्केट में ब्रांड नेम वाइसिलोन के नाम से जानते हैं। तो हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट रूटीन बेसिस पर चलाने वाले हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एडिसन्स डिजीज का मैनेजमेंट। तो आज हमने पढ़ा एडिसन्स डिजीज का इटियोलॉजी, टाइप्स ऑफ एडिसन्स डिजीज, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। तो एडिसन्स डिजीज तो पूरा हो गया, लेकिन एडिसन्स डिजीज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडिसोनियन क्राइसिस। अब यहां पर एडिसोनियन क्राइसिस के बारे में समझें। पहले तो हम मीनिंग समझते हैं कि एडिसोनियन क्राइसिस है क्या। दो शब्द लिखे हैं, पहला एडिसन और दूसरा क्राइसिस। आप क्राइसिस शब्द का मीनिंग तो जानते हैं कि क्राइसिस का मतलब होता है सडनली, अचानक से होने वाली कंडीशन जिसमें कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं हो रही है, अचानक सडनली कॉज होने वाली कंडीशन को हम क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं। क्लियर? और एडिसोनियन मीन्स हम एडिसन्स डिजीज की बात कर रहे हैं। तो अब इस पेशेंट के अंदर एडिसोनियन क्राइसिस में होगा क्या वो समझें। इसके अंदर होने वाला ये है कि देयर इज सडन एंड सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। सडन एंड सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब यह है कि एडिसन्स डिजीज का पेशेंट है, एडिसन्स डायग्नोस हो गया, मीन्स पेशेंट में स्टेरॉइड के लेवल में कमी है, ये डायग्नोसिस हो गया है। फिर उस पेशेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, पेशेंट डेली बेसिस पर प्रेडनिसोलोन टैबलेट खा रहा है। लेकिन अगर उसके लाइफ में ऐसी कोई मिस्टेक्स, ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई हैं जिस वजह से अगर अचानक से और बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेशन में स्टेरॉइड के लेवल में गिरावट, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इस अचानक से सडनली होने वाली डेफिशिएंसी में जो बॉडी में एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हम एडिसोनियन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ऐसा क्राइसिस सिचुएशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले किस में पढ़ा था? तो आप याद करें, थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था। नहीं याद है तो कॉपी खोल के देख लें। जब हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था तो हमने उसमें एक टॉपिक
मिक्सोएडिमा कोमा का डिस्कशन किया था कि कोई पेशेंट लीवोथायरोक्सिन ले रहा है, उसे अचानक से बंद नहीं करनी चाहिए। अगर अचानक से बंद कर दी तो सडनली उस हार्मोनल लेवल में डेफिशिएंसी होगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है। वैसी सेम कंडीशन एडिसंस में हुई है कि अगर वो स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा था, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा था, तो उसे सडनली बंद नहीं करना चाहिए। अगर सडनली सीवियर डेफिशिएंसी अगर हुई तो एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन क्रिएट होगी और उस मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन को हम एडिसोनियन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब यहां हम डिस्कस करते हैं कि सर्कुलेशन में ऐसा सडन और सीवियर डेफिशिएंसी क्यों आ सकता है, उस पेशेंट में, उसके लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस रही होंगी जिस वजह से पेशेंट सडन एंड सीवियर डेफिशिएंसी में चला गया। तो अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स फॉर द एडिसोनियन क्राइसिस। पहले एक सिचुएशन सुन लें प्रैक्टिकली, उसके बाद रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे। सिचुएशन ये है कि पेशेंट के अंदर एडिसन्स डिजीज डायग्नोस हो चुका है। उसके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है वो समझे। पेशेंट में एडिसन्स डिजीज डायग्नोस हो चुका है। डायग्नोस होने के बाद में उसे स्टेरॉइड्स लेने के लिए एडवाइस किया गया है और स्टेरॉइड्स पेशेंट डेली बेसिस पर ले भी रहा है। और अब उसमें क्या मिस्टेक हुई है, क्या उसने गलतियां की हैं, या उसकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन आई है जिस वजह से वो एडिसोनियन क्राइसिस में चला गया, वो हम रिस्क फैक्टर में समझने वाले हैं। तो ये आप पता रखें कि इतना सब कुछ तो पेशेंट के लाइफ में चल रहा है कि बीमारी हो गई थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने को कहा था और डेली बेसिस पर उसे लेने को कहा गया था। अब बात करते हैं कि पहली और इंपॉर्टेंट मिस्टेक तो ये हो सकती है, द फर्स्ट इज द मिस्ड डोज ऑफ द स्टेरॉइड थेरेपी। अगर मिस्ड डोज ऑफ द स्टेरॉइड थेरेपी हुआ है तो ये रीजन हो सकता है पेशेंट के एडिसोनियन क्राइसिस में जाने का। ये तो सिंपली सबको समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे कि पेशेंट को रोजाना 10 mg प्रेडनिसोलोन की टैबलेट लेने को कहा था। रोजाना जब वो 10 mg का टैबलेट ले रहा था तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में हार्मोन का एक निश्चित, एक रेगुलर लेवल बना हुआ था। डेली 10 mg ले रहा था, अगले दिन उसने अचानक से डोज को मिस कर दिया, स्टॉप कर दिया। अगर उसने डोज मिस कर दिया तो अब उसके सर्कुलेशन में हार्मोन नॉर्मल रहेगा या सडनली डिक्रीज होने वाला है। तो आंसर यही होगा कि अगर आज हार्मोन की टैबलेट नहीं ली है तो सडनली हार्मोनल लेवल में डेफिशिएंसी दिखाई देगी। तो हमारा पहला रिस्क फैक्टर हो सकता है दैट इज मिस्ड डोज ऑफ द स्टेरॉइड थेरेपी। अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। हमारा दूसरा रीजन होता है द पेशेंट हैज द इन्फेक्शन। तीसरा हो सकता है द पेशेंट इज प्लान्ड फॉर द सर्जरी। और चौथा हो सकता है द पेशेंट इज इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। अब तीन बातें हमने एक साथ लिख दी हैं। पहला, मिस्ड डोज का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। रोज डोज ले रहे थे तो नॉर्मल सर्कुलेशन में हार्मोनल लेवल था, एक दिन बंद कर दिया तो लेवल ड्रॉप हो गया। दूसरा हमने लिखा है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन का लॉजिक याद करें। अगर मान लिया जाए पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, यहां इस बात को समझें, मान लेते हैं कि पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन के तौर पर मैं कहूं कि यूटीआई ही हो गया है। क्या हो गया है? यूटीआई हो गया है। यूटीआई अगर हुआ है तो क्या इसमें यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन आया होगा? तो यूटीआई हुआ है तो जरूर उस पेशेंट में इन्फ्लामेशन भी हुआ होगा। अब अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो क्या यहां पर बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन की आवश्यकता है? क्या इस पेशेंट की बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट की जरूरत है या नहीं है? तो आंसर यही होगा कि सर यूटीआई हुआ है, इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है तो जो भी हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन होगा वो वहां पर एक्शन में आने वाला है। तो इसका मतलब
अगर आज इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन जो बॉडी में होता है, क्या उसकी डिमांड जो है वो बढ़ी होगी या कम हुई होगी? मतलब एक एडिसन्स डिजीज का पेशेंट, ध्यान दें, एक एडिसन्स डिजीज का जो पेशेंट है उसे डेली बेसिस पर 10 mg डोज की रिक्वायरमेंट थी। ध्यान दें, एक एडिसन्स डिजीज का पेशेंट था जिसे डेली बेसिस पर 10 mg डोज ऑफ स्टेरॉइड की डिमांड थी और 10 mg पेशेंट ले भी रहा था। फिर अचानक से एक दिन उसमें यूटीआई हो जाता है और यूटीआई होने पर आज क्या उसे 10 mg डोज सफिशिएंट होगा या फिर आज उसे 10 mg की बजाय 20 mg की डिमांड है? तो आंसर यही होगा कि सर अगर उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ होगा, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है तो एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स की डिमांड होगी और एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन के तौर पर स्टेरॉइड हार्मोन की आवश्यकता होने वाली है। तो यहां इस पेशेंट को जिसने कि 10 mg डेली डोज लेने को कहा था, आज उसने 10 mg लिया भी है, लेकिन फिर भी इसमें आज डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई देंगे। और आज उसमें डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई देने की वजह क्या है? क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान डिमांड बढ़ जाती है एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट दिखाने के लिए। आज इस पेशेंट को 20 mg की डिमांड थी और अगर उसने रोजाना की तरह 10 mg ही लिया है तो हो सकता है दोपहर तक जाके हार्मोन बॉडी में खत्म हो जाए, तो फिर शाम को उस पेशेंट में डेफिशिएंसी वाले सडन एंड सीवियर डिक्रीमेंट वाले सिम्टम दिखाई दें, जिसे कि हम एडिसोनियन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट में सर्जरी प्लान किया गया है, सर्जरी मतलब हो सकता है रूटीनली, एडिसन्स डिजीज का पेशेंट था, उसको पेट दर्द है, पेट में कोई ट्यूमर है, उससे कोई भी दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, कोई भी हो सकता है, चाहे कान का ऑपरेशन हो, चाहे सिर का हो, चाहे चेस्ट का, कहीं का भी ऑपरेशन होने वाला है। अब एडिसन्स डिजीज का पेशेंट था, रोजाना 10 mg ले रहा था, आज उसका ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है तो क्या इसके मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा? अगर आपका ही कोई चेस्ट का, एब्डोमेन का ऑपरेशन होने वाला हो तो क्या आप में मानसिक तनाव ऑपरेशन से पहले बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा। पहली बात तो हो गई कि पेशेंट ऑपरेशन को सोचकर टेंशन में है। दूसरी बात यह है कि जब ऑपरेशन होगा, जब ऑपरेटिव प्रक्रिया होगी, जब सर्जिकल इंसीजन लगाए जाएंगे, क्या तब बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? मेंटल स्ट्रेस तो कब है? ऑपरेशन के बारे में सोच सोच कर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर जब बॉडी में कट लगाए जाएंगे तब फिजिकल स्ट्रेस भी होने वाला है। तो अब बताइए, जब मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस होता है उस समय बॉडी को कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? तो आंसर यही होगा जो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टेरॉइड हार्मोन है वह मेंटल और फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान एक्शन में आते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं। इसका मतलब पेशेंट डेली बेसिस पर 10 mg टैबलेट ले रहा था, आज अगर उसका ऑपरेशन होने वाला है तो आज इस पेशेंट की स्टेरॉइड डिमांड 10 mg से काम चल जाएगा या आज उसे 20 mg चाहिए? तो जवाब यही होगा कि आज ये बहुत स्ट्रेस में है, उसकी बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस भी होने वाला है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, तो आज उसकी डिमांड 20 mg है। दिया कितना है? रोज की तरह आज भी 10 mg ही लिया है, तो आज भी हार्मोन दोपहर तक जाके खत्म हो सकता है और शाम को डेफिशिएंसी वाले सिम्टम आ सकते हैं। हमारी चौथी सिचुएशन हमने लिखी है स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहां हम इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पेशेंट मानसिक तनाव में है, इमोशनली डिस्टर्ब चल रहा है, तो उस दौरान भी पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस में जा सकता है। कैसे? यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा कि इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस वाली सिचुएशंस के दौरान कौन से हार्मोन की डिमांड बढ़ती है? स्टेरॉइड की डिमांड बढ़ती है। अगर स्टेरॉइड हार्मोन की डिमांड आज बढ़ गई है तो 20 चाहिए था, लिया कितना है?
10 mg लिया है तो आज भी हार्मोन के लेवल में कमी आ सकती है। मतलब हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमने जो 4 रीजन लिखे हैं उनमें से पहले वाले में तो दवाई ली ही नहीं है, इसलिए कमी पड़ गई, जो कि सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? लेकिन बाकी जो हमने ये 3 रीजन लिखे हैं, इन तीनों रीजन में पेशेंट ने दवाई ली है। कितनी ली है? जितनी पेशेंट को बताई गई थी उतनी दवाई आज पेशेंट ने ली है। तो फिर ये बीमारी क्यों हो गई? एडिसोनियन क्राइसिस क्यों हो गया? तो इन तीनों सिचुएशन के दौरान इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ स्टेरॉइड विल अकर। इन तीनों सिचुएशन के दौरान बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स की डिमांड ज्यादा हो गई थी, उनकी आवश्यकता जो थी वो ज्यादा थी, जबकि जितना डोज प्रेस्क्राइब था पेशेंट ने उतना ही लिया है, लेकिन लाइफ में इन सिचुएशन के दौरान उससे ज्यादा स्टेरॉइड हार्मोन की आवश्यकता थी, जिस वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पाने पर सडन एंड सीवियर डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और एक एडिसन्स डिजीज वाला पेशेंट अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर ऑपरेट होने वाला हो, या अगर इमोशनल स्ट्रेस में चला जाए, तो इस दौरान वह एडिसोनियन क्राइसिस वाली सिचुएशन में जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस वाली सिचुएशन में चला गया तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, असेसमेंट फाइंडिंग क्या देखने को मिल सकते हैं। सडन डेफिशिएंसी मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी डेफिशिएंट हो गए अचानक से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी डेफिशिएंट है और एंड्रोजन भी डेफिशिएंट है। अब एंड्रोजन्स के अचानक कम हो जाने से कोई स्पेसिफिक सिम्टम तो नहीं आने वाला है कि सेक्स हार्मोन अगर थे तो कल तक सेक्सुअल फंक्शनिंग नॉर्मल था, अचानक शाम को सेक्सुअल फंक्शनिंग कम हो जाए। ऐसा सडन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, सुबह तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल चल रहा था, शाम तक बिगड़ जाए। ऐसा सडन इफेक्ट जो है वह एंड्रोजन की कमी की वजह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसे हमने लाइफ सेविंग हार्मोन कहा था, उसमें अचानक से डेफिशिएंसी आने से सडन लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम जरूर आ सकते हैं। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि हार्मोन के लेवल में सडनली डेफिशिएंसी होने से कौन कौन से लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम आ सकते हैं और क्या चांसेस हैं वो समझें। सबसे पहले तो हार्मोन के अचानक से कम होने पर कुछ इनिशियल सिम्टम देखने को मिलते हैं, और कुछ इनिशियल सिम्टम ये होते हैं कि पेशेंट में नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही साथ पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा और पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज भी दिखाई देने वाला है। अब पहले इन इनिशियल पॉइंट का रीजन समझें। यहां पर कोई डायरेक्ट लॉजिक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हार्मोन के सडनली सर्कुलेशन में ड्रॉप हो जाने से एक रूटीन सिम्टम, थोड़ा जी घबराने लगना, उल्टी होने जैसा लगना, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन और लोअर एक्सट्रीमिटी पेन का रीजन ये है कि अगर अचानक से हार्मोन का लेवल कम होता है तो उसका दबाव किस पर पड़ेगा, किसके ऊपर इंस्ट्रक्शन जाएगा कि हार्मोन कम है, आप जल्दी से काम करिए, तो वो जाने वाला है एड्रिनल ग्लैंड पर। और एड्रिनल ग्लैंड पर जैसे ही हार्मोन का लेवल कम होता है, उसके ऊपर अगर स्ट्रेस जाता है तो उस पेशेंट को अचानक से एब्डोमिनल एरिया में, जहां हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, वहां लोकलाइज्ड एरिया में और लोअर एक्सट्रीमिटी थोड़ा पेन महसूस होता है। यह होता है इनिशियल सिम्टम। जैसे ही सडनली सर्कुलेशन के अंदर स्टेरॉइड का लेवल ड्रॉप होगा, उसे एब्डोमिनल पेन, थोड़ा लोअर एक्सट्रीमिटी पेन और नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम दिखाई देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हार्मोन के लेवल में और गिरावट आएगी, वैसे वैसे हमें हाइपोसिक्रीशन वाले सिम्टम दिखाई देंगे। अब हाइपोसिक्रीशन वाले सिम्टम क्या होने वाले हैं? पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया के साथ साथ पेशेंट में हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया के साथ पेशेंट में हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम। इसके अलावा पेशेंट के अंदर पोटेशियम लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो पेशेंट में हाइपरकैलेमिया हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। तो अब यहां जो ये हमने एब्डोमिनल पेन के बाद जो सिम्टम लिखे हैं, जो 4-5 सिम्टम एक साथ लिख दिए, तो कंफ्यूज ना हो। हमने ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अचानक से मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन कम हो गया, क्योंकि अचानक से हार्मोन लेना बंद कर दिया तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्शन सडनली ड्रॉप हो गया। अगर एल्डोस्टेरोन का एक्शन अचानक से कम हो जाए तो तुरंत सोडियम बाहर लॉस होने लग जाएगा।
हार्मोन जब तक ले रहे थे तब तक तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, अचानक लेवल कम हो गया तो सोडियम बाहर जाने लग गया, तो ब्लड में सोडियम कम हो गया। बाहर जाता हुआ सोडियम साथ में वाटर को लेकर गया तो पानी बाहर निकल गया, तो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया होने से बीपी कम हो गया और बीपी कम होने से पेशेंट शॉक में चला गया। फिर हमने आगे लिखा हमारा हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन, जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे थे तो हमारा हार्मोन पोटेशियम को और एसिड को समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल रहा था, लेकिन अचानक से हार्मोन के लेवल में डेफिशिएंसी देखने को मिली, जिससे पोटेशियम बाहर नहीं जा पाया और पोटेशियम के साथ साथ एसिड भी जा पाया, जिससे हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे सिम्टम दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ अचानक से ग्लूकोज के लेवल में कमी आने की वजह से इस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया भी दिख सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया किसकी कमी की वजह से? ग्लूकोकॉर्टिकोइड या मिनरलोकॉर्टिकोइड? तो आंसर होगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड। मिनरलोकॉर्टिकोइड जो कि एल्डोस्टेरोन था वो इन इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता था, तो इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टर्बेंस तो आ गया कि सोडियम कम हो गया, पोटेशियम बढ़ गया, ये सब एल्डोस्टेरोन की फंक्शनिंग में अचानक कमी होने की वजह से है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो कि इंसुलिन के एंटागोनिस्ट थे और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते थे, अगर ग्लूकोकॉर्टिकोइड में अचानक से डेफिशिएंसी हुई तो उसमें ब्लड शुगर लेवल में कमी देखने को मिलेगी। ये भी याद रखें कि ये पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्यों है? क्योंकि अचानक से सीरम सोडियम लेवल का गिर जाना, ये आपको याद होगा जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अचानक से ब्लड में सीरम सोडियम लेवल का गिर जाना, कितने से कम? लेस देन 125 MEQ पर लीटर से कम हो जाना किस तरह के सिम्टम पैदा करता है? SSC सिम्टम, इंक्रीज्ड स्लीप, सीजर्स एंड कोमा, अत्यधिक नींद आना, सीजर्स आने के चांस होना और कोमा में चला जाना। और ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब सेरेब्रल एडिमा की वजह से होता है कि जब सोडियम का लेवल कम होता है तो यह सेरेब्रल एडिमा कॉज करवा सकता है और SSC सिम्टम आ सकते हैं व्हेन द सीरम सोडियम लेवल इज लेस देन 125 MEQ पर लीटर। तो इसलिए इस एडिसोनियन क्राइसिस को एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन माना गया है। अब बात करेंगे कि अगर ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक वाली कंडीशन, सीजर्स, कोमा वाली कंडीशन अगर डेवलप होती है, ऐसा एडिसोनियन क्राइसिस अगर होता है, तो हम इस पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑप्शंस फॉर द एडिसोनियन क्राइसिस। तो मैनेजमेंट क्या होने वाला है? इमीडिएट मैनेजमेंट के तौर पर हम कई सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना सकते हैं। पहला तो हम दे सकते हैं 3% NS चलाएंगे। 3% NS क्यों? हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद हाइपोवोलेमिया को ठीक करने के लिए क्या चलाने वाले हैं? हम IV फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन चलाने वाले हैं ताकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। और उसके बाद में हम इमीडिएटली इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन को भी लगाने वाले हैं। अब हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है? पेशेंट तो प्रेडनिसोलोन खा रहा था और उसने प्रेडनिसोलोन का डोज मिस कर दिया था, तो हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन क्यों दे दिया? उसका रीजन समझें। प्रेडनिसोलोन जो है वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और वह डेली एक एक टैबलेट लेने को कहा गया था, लेकिन अभी सिचुएशन इमरजेंसी वाली है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यहां टैबलेट देकर उसका इफेक्ट आने तक वेट नहीं करने वाले हैं। हम यहां चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन करने वाला कोई स्टेरॉइड दिया जाए। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन भी एक प्रकार का स्टेरॉइड है जिसको IV रूट से हम दे सकते हैं, तो इसलिए तुरंत हम इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन IV रूट से लगाने वाले हैं ताकि उस पेशेंट में जो सडन और सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स था वो वापस से नॉर्मल की तरफ आ जाए। और जैसे ही हार्मोन नॉर्मल की तरफ आएगा ब्लड शुगर लेवल भी मैनेज हो जाएगा। इसलिए हमने इस पेशेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑप्शन के तौर पर सबसे पहले तो 3% NS देना है, IV फ्लूइड चलाने हैं और साथ ही साथ इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन IV रूट से देना होगा। तो ये हो गया हमारा एडिसोनियन क्राइसिस का मैनेजमेंट। तो इसके साथ ही हमारी एडिसन्स डिजीज और एडिसोनियन क्राइसिस पूरा हो चुका है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे वो समझें। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो एंड्रोजन हार्मोन बचते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, वो आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए आप यहां पर हम एंड्रोजन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स हैं उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। हमने 2 लेयर जो थी, सबसे बाहरी लेयर जिसने कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाए
उसका फंक्शंस, उसके डिसऑर्डर्स पढ़े, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके फंक्शंस और डिसऑर्डर पढ़े। एंड्रोजन्स आप ओबीजी में पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन्स के बारे में, इसलिए एंड्रोजन के बारे में डिटेल हम डिस्कशन यहां नहीं करने वाले हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल ग्लैंड का इंटरनल 20% हिस्सा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके हार्मोन, फंक्शंस और डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।